दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में हम पढ़ने जा रहे हैं 17 मई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए और जल्दी जल्दी आप सभी जवाब देना शुरू करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो बेशक आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हटके प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन दे रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे डीएसआर तकनीकी क्या है। क्या आप जानते हैं इस डीएसआर तकनीकी के बारे में? दोस्तों इस तरह के प्रश्न अक्सर करके आपके प्रीलिम्स की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि चर्चा में इस तरह का शब्द था या आपकी देखिए मैं इस तरह के प्रश्न बनाता हूं तो मैं एक बार देख रहा था, कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि सर आप इस तरह का प्रश्न क्यों बनाते हो कि चर्चा में ऐसा शब्द है। ठीक है, देखिए मैं यहां पर आपको जब प्रश्न बनाता हूं तो इस मुद्दे से संबंधित सभी बातें बता देता हूं। जरूरी नहीं कि करंट अफेयर के प्रश्न हूबहू आपसे पूछे जाएं, लेकिन इस मुद्दे से पूछे जाएंगे इसकी गारंटी श्योर रहती है। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप जो फोकस कर रहे हैं क्वेश्चन के प्रकार के ऊपर, उस पे ना जाकर के आप फोकस करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ओवरऑल मुद्दा क्या है। ठीक है, केवल आपको इतना ध्यान देना है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा, जो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न होगा, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए दोस्तों कि डीएसआर टेक्निक क्या होती है। ठीक है, और यहां पर डीएसआर टेक्निक में दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं वो ज्वलंत मुद्दे मैं यहां पर देके रखा हूं कि धान की सीधी बुआई, ऐसा है क्या? अरे अब खेती आने वाले हैं तो बताइए इसको। ठीक है, अगला लिख रहा है कि इजराइल का नया डिफेंस सिस्टम। अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आयरन डोम के बारे में। क्या था? इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम था जिसका नाम है आयरन डोम। क्या नाम है? आयरन डोम। आज अगर इजराइल जो कहीं सुरक्षित है तो याद रखिए किसकी वजह से सुरक्षित है? ये आयरन डोम की वजह से सुरक्षित है, क्योंकि फिलिस्तीनियों के द्वारा इतने ज्यादा मात्रा में मिसाइल दागे जा रहे हैं कि अगर इजराइल के पास ये आयरन डोम ना होता तो आज इजराइल का खात्मा हो गया होता। ठीक है, केवल ये आयरन डोम है जो इसको बचा के रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक नया जो है डिफेंस सिस्टम भी हो सकता है, डीएसआर। आप जरा कल्पना करिए कि क्या उत्तर होने वाला है। ब्लैक फंगस को रोकने की कोई नई टेक्निक आई है। अभी आप जान रहे होंगे दोस्तों, आपने पढ़ा पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर में, मैंने आपको बताया कि कोविड-19 किस तरह से दुनिया को अपने प्रभाव में ले रहा है। अब कोविड-19 ये एक महामारी का रूप धारण कर लिया। महामारी किसे कहते हैं? जो व्यापक स्तर पर पूरे दुनिया में फैला हो ऐसा रोग को क्या बोलते हैं? महामारी बोला जाता है। तो अब जो कोविड-19 है ये भी महामारी का रूप ले चुका है। और साथ ही साथ एक बात याद रखिए कि इस रोग से बचने के लिए लोगों को, रोगियों को क्या दिया जाता था? एस्टेरॉयड नाम की एक दवा दी जाती थी। ठीक है, एस्टेरॉयड की दवा दी जाती थी। लेकिन बाद में शोध करने पे पता चला कि ऐसे पेशेंट जिनको एस्टेरॉयड का हैवी डोज दिया गया है, ऐसे सभी लोग ब्लैक फंगस से जो है पीड़ित हैं। तो ब्लैक फंगस एक नया जो है रोग हम सभी के बीच में आ गया है। आपने देखा कि आपके आसपास में लगभग जितने भी मंडल या बड़े जिले हैं उन सभी जगह पर ब्लैक फंगस के रोगी मिल रहे हैं। और यह कोविड-19 से कहीं ज्यादा खतरनाक ये रोग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक फंगस जिस व्यक्ति को होता है, याद रखिए शरीर की हड्डियां तक गला देता है, माइंड में क्लॉटिंग कर देता है। ठीक है, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाता है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो याद रखिए, क्या ब्लैक फंगस को रोकने की कोई टेक्निक हो सकती है, डीएसआर टेक्निक? या चौथा लिख रहा तूफान का संकेतक। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि एक नया चक्रवात दस्तक दे रहा है केरल में। केरल में वो उसको लेकर के रेड अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। भारत सरकार भी बहुत सारे जो है रास्ते अपना रही कि कैसे इस चक्रवात से निपटा जा सकता है। उस चक्रवात का नाम क्या है? तो आपने पढ़ा तौकते चक्रवात। क्या नाम था? तौकते चक्रवात का नाम दिया गया था। और उसका यह नाम किसने दिया है? तो मैंने आपको बताया था कि म्यांमार के द्वारा यह नाम दिया गया था। ठीक है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों, फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और ध्यान से सोच समझ के उत्तर दीजिए। इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नहीं बता पाएंगे तो मैं तो हूं ही आपको जो है उत्तर बताने के लिए। जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पर क्या होने वाला। चलो अब आपका टाइम होता है यहीं पे समाप्त, तो मैं बताता हूं क्या बात है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा धान की सीधी बुआई। सर आपने शायद कुछ गलत लिखा है। हमने सुना है कि धान की बुआई नहीं होती है, धान की क्या होती है? रोपाई होती है। आपका कहना बिल्कुल सही है, धान की रोपाई होती है। रोपना, धान क्या किया जाता है? आपने देखा होगा कि खेत में पहले जल भरा होता है और फिर उसमें डायरेक्ट धान के पौधे जो है रोप दिए जाते हैं और बड़े होकर के इन्हीं से धान निकलता है और धान से फिर चावल बनता है। दोस्तों मामला था पंजाब का। कहां का मामला था? पंजाब का। और आप सभी को एक बात पता होगा कि अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की
बात करें तो पंजाब पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है किसमें, गेहूं और चावल के उत्पादन में। ठीक है, यह भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गेहूं और चावल के उत्पादन में और भी कैसे, अगर हम देखें प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखेंगे तब, टोटल उत्पादन की बात मत करिएगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करिएगा, तो ऐसे में पंजाब का पहला स्थान है। ठीक है, पंजाब में दोस्तों याद रखिएगा यहां के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, ठीक है, अमरिंदर सिंह ने अभी घोषणा किया कि पूरे प्रदेश में जितने भी 1 हेक्टेयर तक के खेत हैं, कितने, 1 हेक्टेयर तक के खेत हैं, उन खेतों में ये डीएसआर टेक्निक जो है लागू की जाए। ये डीएसआर टेक्निक क्या है दोस्तों, तो याद रखिए, अच्छा ये डीएसआर टेक्निक आई कहां से, मुद्दा कहां से शुरू हुआ, पहले मुद्दा जान लीजिए। ठीक है, आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से ज्यादा जो मजदूर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, वो पलायन कर, अगर वो किसी राज्य में हैं तो वहां से पलायन करके वो अपने राज्य को जा चुके हैं। ऐसे में मजदूरों की कमी होगी, और अगर मजदूरों की कमी होगी तो याद रखिएगा अगर मजदूर पलायन कर गए और मजदूरों की कमी हुई तो ऐसे में क्या होगा, जो उत्पादन होता है खाद्यान्न का, उस खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आएगी। मुद्दे को जोड़िए, उस खाद्यान्न के उत्पादन में क्या आएगी, कमी आएगी। किसकी वजह से, मजदूरों की वजह से। और ऐसा ना हो, इस स्थिति को भांपते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि क्यों ना इस बार धान की बुआई की जाए, रोपाई ना की जाए, क्योंकि रोपाई किया जाएगा तो रोपाई करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, और अगर बुआई किया जाएगा तो एक मशीन के माध्यम से, एक ट्रैक्टर के आगे एक मशीन लगी होती है, उस मशीन के माध्यम से डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, यहां पर धान की सीधी बुआई कर दी जाती है। तो रोपाई आप मत करिए, रोपाई होता है आपके यहां, लेकिन पंजाब में एक नई टेक्निक के माध्यम से यहां पर धान की बुआई करने जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखें दोस्तों। अच्छा, बहुत सारे किसान भी यहां पर विरोध भी कर रहे हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो उससे हमारी जो उत्पादकता है वो घट जाएगी। यानी अगर हम रोपाई करते हैं तो मान लीजिए 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का हमको जो है मिलता है उपज, और इस कंडीशन में हमको कम उपज मिलेगा। लेकिन बाद में उनको समझाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी गलत धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उससे बहुत सारी चीजों की बचत होगी। किसकी बचत होगी, तो याद रखिए जैसे मजदूरी की बचत होगी, क्योंकि मजदूर है नहीं तो उत्पादन वैसे भी कम होता, उसको बचाया जा सकता था। इस तरह से उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा याद रखें धान के खेत में बहुत मात्रा में क्या चाहिए होते हैं, वहां पर जो है पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पानी की जरूरत पड़ती है, तो ये पानी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत सारी बचत भी होगी। तो यहां याद रखेगा जो सही उत्तर बनने वाला है वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। पूरा मुद्दा समझ में आ गया ना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी याद रखिएगा दोस्तों, अभी आपको मैंने कल पढ़ाया था माइग्रेन के बारे में। किसके बारे में बताया था दोस्तों, मैंने आपको कल समझाया था माइग्रेन क्या होता है। ठीक है, माइग्रेन में मैंने आपको बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में चूहों की बारिश हो रही थी। एक्चुअली उसका मतलब था कि जितने भी खाद्यान्न थे, जहां पर खाद्यान्न भंडार किया गया था, उसको चूहे बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे थे। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। ठीक है, और उसी से रिलेटेड दोस्तों चूहे की बात मैं क्यों यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि चूहों से ज्यादा परेशानी भारत में को है, तो याद रखें पंजाब में भी चूहों ने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है। चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है कि इस साल पंजाब सरकार ने 1 हेक्टेयर जमीन को डीएसआर टेक्निक के तहत लाने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार प्रवासी मजदूरों की कमी की उम्मीद कर रही है, और ऐसे में डीएसआर टेक्निक बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। डीएसआर टेक्निक के तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। यहां बीजों को रोपाई के बजाय सीधे खेत में बोया जाता है। बीजों को मिट्टी में खोदने के लिए ट्रैक्टर से चलने वाली एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके माध्यम से डायरेक्ट बुआई किया जाता है। इसके लाभ क्या है दोस्तों, तो लिख रहा है इस तकनीक से लागत में 6,000 रुपए प्रति एकड़ की कमी आती है। एक तो यह फायदा मिलता है, 30% कम पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यह भी एक फायदा मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोपाई के दौरान खेत को रोजाना 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक का पानी देना पड़ता है, उसको सिंचित करना पड़ता है, और इससे मुक्ति मिल सकती है। तो इस बात को याद रखेगा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ध्यान से पढ़िए कि अगला प्रश्न यहां पर क्या कहता है। लिख रहा है हाल ही में अजंता नियोग, ठीक है, अजंता होगा, अनजता नहीं होगा दोस्तों, यहां पे अजंता करेगा। ठीक है, अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, चलिए बताइए
पहली महिला वित्त मंत्री कहां की बनी है? फिनेंस मिनिस्टर बनाया गया दोस्तों, जल्दी से बताइए कहां की फिनेंस मिनिस्टर बनी है? ठीक है, अपने देश का मामला है यार, बाहर की नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताइए कहां का मामला है। देखिए ये चारों राज्य जो मैंने ऑप्शन में रखे हैं, ये चारों वो राज्य हैं जिसमें अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। ठीक है, यहां से चुनाव हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये चार छोड़िए, यहां से देख लीजिए तीन में ये खास करके, तो इसी तीन में से आपको बताना है उत्तर क्या। चलो अब तो आपको हिंट दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि तमिलनाडु यहां पर उत्तर नहीं है। मुझे बता दो इन तीनों में कौन सा सही उत्तर है, कहां पर पहली बार किसी महिला को वित्त मंत्री बनाया गया है? तो याद रखें मामला है दोस्तों असम का। कहां का मामला है? असम का। दोस्तों असम में याद रखें बीजेपी की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, और असम में इस समय जो सीएम बनाया गया उनका नाम क्या है बताइए? इस समय जो सीएम बनाया गया उनका नाम क्या है? बिस्वा शर्मा। क्या नाम है? बिस्वा शर्मा। पूरा नाम बताइए, जल्दी से सोच समझ के बताइए। ठीक है कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, मैंने बताया था हेमंत मत बोलिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा, बिस्वा शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा ये यहां के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं की कैबिनेट में शामिल हुई हैं वहां की पहली महिला मुख्यमंत्री, क्योंकि वहां तक अभी कोई पहली मतलब महिला मुख्यमंत्री पहली महिला वित्त मंत्री अभी तक कोई नहीं हुई थी, पहली बार बनी है अंजता नियोग। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, यहां पर आपका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा असम। असम हो जाएगा दोस्तों, असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी केरल में पिनरेई विजयन ने सरकार बनाया है और लेफ्ट से है, और तृणमूल कांग्रेस जो कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है ममता बनर्जी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आज ज्यादा एंटी टाइप के प्रश्न मिले नहीं, इस वजह से मैं साधारण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैंने बड़ा मेहनत किया, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी कुछ घटनाएं नहीं मिल पाई। दिख रहा है असम की पहली फाइनेंस मिनिस्टर, राज्य के लिए पहली बार एक महिला विधायक अजंता नियोग को फिनांस के मिनिस्टर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, गोलाघाट निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार के विधायक रहे नवगठित मुख्यमंत्री, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी के थे, बाद में छोड़ करके ये आए हैं, शामिल हुए हैं बीजेपी में। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों ये जो महिला हैं, ठीक है, याद रखेगा नाम यहां लिखा है अजंता नियोग, ये भी जो है कांग्रेस पार्टी में थी, कांग्रेस पार्टी में मंत्री थी। ठीक है, और कुछ कारणों से दोस्तों ये कांग्रेस छोड़कर आई हैं और यहां पर उनको जो है वित्त मंत्री का पद दिया गया है। करंट रिपोर्ट्स के अनुसार असम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को वित्त मंत्री पद के लिए एलोकेट किया गया है। 46 वर्षीय नियोग गुवाहाटी विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बुक से लॉन्च हुई है, उस किताब का नाम आपको बताना है। ठीक है, लिख रहा हाल ही में रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक लॉन्च की गई है, इसका जो है नाम बताना आपको। दोस्तों रस्किन बॉन्ड का नाम आते ही आपके सामने बड़ा स्टाइलिश सा एक नाम लगता है ना, रस्किन बॉन्ड, कितना खतरनाक है। जेम्स बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, याद रखिए जेम्स बॉन्ड रस्किन बॉन्ड में बड़ा अंतर है। ठीक है, तो याद रखिए रस्किन बॉन्ड, पता आपको ये इंडियन है, बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता कि इंडियन। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे थे? हाँ यार इंडियन है, प्योर इंडियन है। हाँ तो याद रखिएगा। अच्छा कहां से थे? तो दोस्तों आपने हिमाचल में कसौली का नाम सुना होगा, एक जगह है कसौली। ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ था 1934 में। ठीक है, और सोचिए एज कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस एज में भी आजकल भी वो बहुत किताबें लिख रहे हैं। और अभी मैं आपको जब बताऊंगा कि 2020 में देखिए इतनी सारी किताबें, तो आपको लगेगा पूरे दिन बैठकर ये किताबें लिखते रहते हैं क्या? ये हैं भारत के, लेकिन आज भी जो है ये शौकिया तौर पे लंदन में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? लंदन में रहते हैं। ठीक है, और आज भी इनकी यादें भारत से जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, और अक्सर करके रस्किन बॉन्ड की किताब जब जब मार्केट में आती है, एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से बताइए। अगर लिविंग टुगेदर इन द पीस, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन, द लैंड ऑफ लव, और फोकस टू सी द नेचर। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहां पर जो सही उत्तर है वो है यहां पर ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, ये पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। याद रखिए 17 साल की उम्र में दोस्तों सबसे पहले इन्होंने एक रचना किया था, उस रचना के लिए जो है इनको अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, और वहीं से जो है इनकी कहानी शुरू होती है। 1992-93 में आगे आके दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। आगे चल के दोस्तों 2002 के आसपास में इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है। ठीक है, पद्मश्री भी दिया जा चुका है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में 2012 में दिल्ली सरकार के द्वारा भी इनको पुरस्कृत किया गया था। तो बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल तो इस किताब का नाम आप याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है। अब तक थोड़ी
बहुत नहीं दोस्तों, कम से कम 500 किताबें इनके द्वारा लिखी जा चुकी है, लॉन्च की जा चुकी है। आप कल्पना करिए कि मतलब कितना एंटिक बात है, ठीक है। एक चीज और दोस्तों यहां पे रखिएगा, पहली जो इनकी उपन्यास थी उसका नाम था रूम ऑन द रूफ, ठीक है। और इस उपन्यास के लिए उनको अवार्ड मिला था इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि उस समय जब ये 17 साल के थे, अरे भाई 1934 में पैदा हुए हैं, 17 साल जोड़ोगे तो 41 10 51, 1951 में इनको अवार्ड मिला। और उस समय अवार्ड उसको दिया जाता था जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे और वहां पर कोई 30 साल से कम उम्र का व्यक्ति अगर अंग्रेजी में रचनाएं करता था तो उसको अवार्ड दिया जाता था, और इन्होंने ऐसा किया था, इसलिए उनको अवार्ड मिला था। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा, यहां पर और भी बातें दे रहा है, जैसे 92-93 में इनको जो है अंग्रेजी लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 99 में पद्मश्री मिला, ठीक है। 2012 में दिल्ली सरकार की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। तो ये सब चीजें भी आप याद रखेगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इस साल आई हैं, जैसे इस साल एक का ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, एक तो ये रचना है, एक है द ट्री ऑफ देहरा, ठीक है, द ट्री ऑफ देहरा, ये 2021 की इनकी रचना है, ठीक है। 2020 में ऐसे बहुत सारी किताबें आई थी, जैसे हाउ टू बी अ राइटर, लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग्स, कुकीज सॉन्ग, अ बॉक्स ऑफ स्टोरी, ये सब इनकी रचनाएं हैं जो 2020 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी जो है इनकी कहानियां, उन कहानियों पे मूवी भी बन चुकी है। जैसे शशि कपूर की एक मूवी थी, उसका नाम था जुनून, ठीक है। 7 खून माफ, प्रियंका चोपड़ा वाली मूवी, ठीक है। ये सब इनकी रचनाएं थी, किताबें थी, उस किताबों के ऊपर दोस्तों मूवी बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा सा, और इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाइडेन की नई सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों यहां पर बाइडेन के आगे एक शब्द जोड़ लीजिए, जो बाइडेन, ठीक है। तो याद रखिए जो बाइडेन कौन है, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कौन है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और इनके सलाहकार परिषद में किसको नियुक्त किया गया है उनके बारे में आपको बताना है। जैसे कि यहां पे दोस्तों दिख रहा है कि कमला हैरिस, ठीक है। तो कमला हैरिस तो आपको पता होगा भारतीय मूल के, देखिए चारों महिलाएं यहां पर जो हैं ये भारतीय मूल की महिलाएं हैं, ठीक है। भारतीय मूल की अमेरिकी महिलाएं हैं। कमला हैरिस इस समय यूएसए में उपराष्ट्रपति के पद पर है। किस पद पर है? उपराष्ट्रपति के पद पर है। एक तो इसको याद रखेगा। भव्या लाल की बात करें दोस्तों, तो भव्या लाल को याद रखेगा, इनको नासा में जो है जगह दिया गया, नासा से जोड़ा गया इनको, भव्या लाल जी को, ठीक है। यहां पर प्रियंका राधाकृष्णन है, और ये कहां से जुड़ी दोस्तों? ये न्यूजीलैंड से जुड़ी हुई हैं, तो इनको भी याद रखेगा, ठीक है। अभी मंत्री बनी वहां पर, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। और बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नीरा टंडन। नीरा टंडन को हाल ही में यूएसए में जो बाइडेन का क्या बनाया गया है, याद रखेगा, नई सलाहकार समिति में उनको शामिल किया गया है। तो इसको भी आप याद रखेगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। बाकी देखिए लिख रहा है कि वरिष्ठ सलाहकार के रूप में उनको शामिल किया गया। कमला हैरिस ये उपराष्ट्रपति हैं। भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, और प्रियंका राधाकृष्णन को न्यूजीलैंड में मंत्री का पद दिया गया है। तो ये सभी प्रश्न याद रखेगा दोस्तों, क्योंकि ये महिलाएं भारतीय मूल की महिलाएं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कह रहा फॉर्च्यून की दुनिया में 500 महानतम नेता में 2021 वाली जो सूची आई उसमें टॉप पर कौन है, शीर्ष पर कौन है, ये आपको बता रहा है। अक्सर करके टाइम्स वाली पत्रिका में और फॉर्च्यून वाली पत्रिका में, ये दो पत्रिकाएं जब लॉन्च होती है दोस्तों, जिसमें यह बताया जाता है कि टॉप पर कौन है, यह प्रश्न अक्सर करके परीक्षा में आता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा पहला ऑप्शन दे रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। दूसरा लिख रहा है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। तीसरा लिख रहा है कि न्यूजीलैंड की पीएम जैसिडा अर्डन, ठीक है। और चौथा लिख रहा है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। किसको यहां पर शीर्ष स्थान पर रखा गया, पहले स्थान पर रखा गया है? जल्दी से बताइए, फर्स्ट यहां पर कौन है? जल्दी से बताइए, सोच समझ के उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताइए। अपने मन में कुछ भी सोच लिया करो भाई, कुछ भी सोच लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से आप सोचो और उत्तर दो। फिलहाल तो यहां पे सही उत्तर है, याद रखेगा, न्यूजीलैंड की पीएम जैसिडा अर्डन, ठीक है। ये यहां पर सही उत्तर होगा, क्योंकि इनको जो है फॉर्च्यून की दुनिया में 50 महानतम नेताओं में टॉप पर रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो काफी अच्छी बात, इसको याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले ही न्यूजीलैंड में दोस्तों और भी चीजें पढ़े थे। देखिए यहां पर एक बार देखिए, यहां पर देखिए न्यूजीलैंड, ये प्रियंका राधाकृष्णन कहीं लिखा रहा होगा, लिखा है कहीं पे, ये कहां चले गए भाई,
हाँ देखिए, प्रियंका राधाकृष्णन, ठीक है, ये प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड में मंत्री के पद पर आसीन हुई दोस्तों। ये भारतीय मूल की महिला हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और यहां पर तो आपका क्वेश्चन है ही है, ठीक है, तो इसको भी आप आराम से याद कर लीजिए। इसके अलावा एक चीज और याद रखें दोस्तों, अगर मैं इस पत्रिका की बात करूं तो आपके मन में आ रहा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है सर जो भारत से जो है नॉमिनेट किया गया उस पत्रिका, मतलब आया हो, कोई भी स्थान हो, तो याद रखिए है एक व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति भी यार भारत छोड़ के चला गया। कहां चला गया? अभी अभी इस कोविड-19 की परिस्थितियों से जब भारत जूझ रहा था तो इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान भी था, लेकिन चला गया हम लोगों की करतूतों की वजह से। क्यों? जाते जाते जब ये लंदन पहुंचा तो वहां जाकर इन्होंने बयान दिया कि भारत में रह के बहुत प्रेशर था सर के ऊपर, कहीं यहां से फोन आ रहा है, कहीं यहां से फोन आ रहा है, इतना दबाव बन रहा है मेरे ऊपर कि मैं क्या कर सकता हूं। सोचो, जबकि ये कोई आम व्यक्ति नहीं। याद रखेगा, आपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, ये उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, इनका नाम था आधार पूनावाला, ठीक है। और कई लोग जो है ये भी बोल रहे थे कि आधार पूनावाला भगोड़ा है। अरे यार, किसी के ऊपर माइंडली अगर डिप्रेशन में उसको डाल दोगे तो आदमी तो भाग के जाएगा ना, ठीक है। इतना डिप्रेशन डालने की क्या जरूरत है? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ब्रेड बना रहे थे, रोटी बना रहे थे, पूड़ी बना रहे थे, जैसे मन के वैसे बना देते। अरे यार, वैक्सीन बनाई जा रही थी, हल्के फुल्के मत लो, ठीक है। तो याद रखेगा, इनको शीर्ष 10 नामों में शामिल किया गया और ये वहां उस पत्रिका में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं जिनको 10वें स्थान पर रखा गया, ठीक है। किस स्थान पर? 10वें स्थान पर रखा गया। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, आप इसे याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हाल ही में एक एयरलाइन कंपनी है जिसका नाम है गो एयर, ठीक है। गो एयर ने खुद को एक बार फिर से रीब्रांड किया है। रीब्रांड मतलब अभी तक इसकी ब्रांडिंग जो थी दोस्तों गो एयर के नाम से थी, अब वो अपने आप को रीब्रांड करने जा रहा है। एक बार फिर से जो है ब्रांड नेम, एक नया ब्रांड नेम आया आपके सामने। तो आपको कल्पना करना है कि जो है क्या हो सकता है। आपने बहुत सारी एयरलाइंस देखा होगा, लेकिन मुझे पर्सनली मैं बताऊं कि जब से गो एयर आया है तब से ऐसे भारतीय लोग, ऐसे नागरिक जिनके पास कम पैसे होते हैं और वो सफर करना चाहते हैं फ्लाइट से, तो गो एयर के टिकट बड़े आराम से ले सकते हैं। अगर मान लीजिए उनको उत्तर प्रदेश से मुंबई की यात्रा करना है तो इन जनरल जो अगर वो टिकट लेते हैं एसी का या कैसे भी टिकट लेते हैं तो 2000 रुपए तक वो खर्च करते हैं। और गो एयर का टिकट आप थोड़ा सा टाइम से ले लेंगे तो आपको 2200-2300 में गो एयर का टिकट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस चीज को देखा है, मैं कई बार जो है सफर किया हूं, तो मुझे लगा कि यार इतना कम अमाउंट है कि कोई भी आदमी इसको जो है बियर कर सकता है आराम से और हवाई यात्रा कर सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज थी। और गो एयर ने यहां पर क्या किया, एक बार फिर से अपने आप को रीब्रांड किया है। किस नाम से आपको बताना है। आपके सामने 4 नाम दिया जा रहा है, लिख रहा है स्काई जेट है, या फिर गो इंडिया है, या फिर गो एयरवेज है, या फिर गो फर्स्ट है। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है यहां पर। अच्छा नाम तो पहले भी था यार, गो एयर, चेंज करने की क्या जरूरत थी अगर गो से गो ही रखना था, ठीक है। तो कुछ नया करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो आपका सही उत्तर बनेगा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। याद रखेगा, गो एयर जो है वो अपने आप को रीब्रांडिंग कर रहा है। किस नाम से? गो फर्स्ट के नाम से। गो फर्स्ट के नाम से वो अपने आप को रीब्रांड कर रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। लिख रहा वाडिया समूह के स्वामित्व वाली गो एयर, ये किस समूह से है? तो वाडिया समूह से रिलेटेड है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। और एक नए आदर्श वाक्य के साथ यू कम फर्स्ट के साथ खुद को गो फर्स्ट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए 15 वर्षों के बाद रीब्रांड करने का निर्णय कंपनी की ULCC यानी अल्ट्रा लो कास्ट कैरियर, यानी कि बहुत कम पैसे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहां पर जो है जाया जा सकता है, इसका इस्तेमाल करके ये चीजें थी। गो फर्स्ट ULCC योजनाओं के तहत एयरबस A320 और 320 नियोस एक नया इंजन जो है विकसित करके इन विमानों का बेड़ा जो है संचालित कर रहा है। खैर ये सब बात की बातें हैं। बाकी गो एयर के संस्थापक कौन है? तो जहांगीर वाडिया हैं और गो एयर की स्थापना 2005 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय। सिंपल सी बात है, परीक्षा में एक लाइन का प्रश्न बन सकता है, इसको फिलहाल याद रखिए, आपकी जानकारी के लिए भी है। देखिए करंट अफेयर क्या करता है कि दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के बारे में बताता है। जरूरी नहीं कि वो प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हर मुद्दे से, ठीक है। तो कुछ एडिशनल जानकारी भी आपको मिलती रहती है और ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि जब घर में बैठे रहते हैं तो दिन भर तो न्यूज नहीं देख सकते, ढेर सारे न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए कुछ घटनाएं ऐसे जो एज ए विद्यार्थी हमें सीखना चाहिए, जानना चाहिए, कम से कम वो बातें आप जानते रहिए। आगे देखिए COP26। सर आपने कुछ दिन पहले पढ़ाया तो था COP26 के बारे में, क्या पढ़ाया था, कुछ याद है क्या? COP26 के बारे में आपने सर ये पढ़ाया था कि ये ग्लासगो में होने वाला है। ग्लासगो में
में होने वाला है। सर आपने ये पढ़ा था, ठीक है, ग्लासगो में होने वाला है, बिल्कुल सही आप बता रहे हो, ग्लासगो में होने वाला है, ठीक है। और इस कॉप 26 में दोस्तों मैंने इन्वायरमेंट के मुद्दे को बताया था कि कैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी जो यहां पेश की जाएंगी, ठीक है। ओशियन रिवाइल्डिंग वगैरह था, बहुत कुछ थी जो यहां पर रखी जाएंगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यहां पर दोस्तों इस ग्लासगो में जो हो रहा है ये पीपल्स एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है। यहां पर पीपल्स एडवोकेट के रूप में किसे नामित किया गया, आपके सामने 4 नाम दिया जा रहा है। डेविड मालपास, नाम तो सुना ही होगा, डेविड मालपास कौन है, जल्दी से बताइए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के इस समय अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों याद रखेगा, ये वर्ल्ड बैंक के हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है दोस्तों, आप जानते हैं, वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आईबीआरडी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। और एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों ये यूएन से रिलेटेड हो जाएंगे। बाकी डेविड एटनबरो और माइकल ग्लासगो, तो मैंने ग्लासगो से ग्लासगो मिलाकर के नाम बना दिया, नहीं उत्तर है। इन तीनों में बताइए सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर है दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है सही उत्तर है। सर डेविड एटनबरो को जो है यहां पर क्या बनाया गया है, पीपल्स एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है ग्लासगो कॉप 26 के लिए, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा बहुत डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। दिख रहा है विश्व प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को इस बार नवंबर में होने वाले ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यानी जो आपका ये कॉप 26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होने जा रहा है, उसमें पीपल्स ऑफ एडवोकेट नामित किया गया है। एटनबरो ने पहले ही यूके और दुनिया भर के लाखों लोगों को जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा करने के लिए अपने जुनून और ज्ञान के साथ प्रेरित किया है। इसी वजह से इनको चूज किया गया है। कॉप 26 मतलब क्या होता है, कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी पार्टियों का 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समारोह, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में महिला रग्बी विश्व कप कहां होने वाला है, जरा सोच समझ के बताओ। हाल ही में महिला रग्बी विश्व कप कहां होने वाला है, जल्दी से बताओ, ठीक है। महिला रग्बी विश्व कप, ठीक है, सोच समझ के आराम से बताओ, ठीक है। न्यूजीलैंड में, बीजिंग में, भारत में या फिर सऊदी अरबिया में। तो याद रखें दोस्तों, ये महिला रग्बी जो विश्व कप है ये होने जा रहा है न्यूजीलैंड में। आज तो यार न्यूजीलैंड से बड़ी बातें हो गई, एक तो महिला रग्बी वाली बातें हो गई, प्रियंका राधाकृष्णन की बात मैंने बताया आपको, किसका बात बताया, प्रियंका राधाकृष्णन की बात बताया, ठीक है। तो आप इनका भी नाम याद रखिए। प्रियंका राधाकृष्णन कौन थी भाई, तो याद रखेगा ये मंत्री चुनी गई है, भारतीय मूल की, इसलिए याद रखा जा रहा है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, ठीक है। और बाकी फॉर्च्यून पत्रिका में टॉप पर वहां की पीएम आ गई है, ठीक है, तो भी याद रखेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा सही उत्तर, और ये होने जा रहा है 8 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 को, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। विश्व रग्बी ने न्यूजीलैंड में 2022 के महिला रग्बी विश्व कप की तैयारी की पुष्टि कर दिया है, घोषणा कर दिया। यह टूर्नामेंट 8 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक होना है। 12 टीमों का यह टूर्नामेंट 2021 में होने वाला था, बट कोविड की वजह से पोस्टपोन करके इसको 2022 कर दिया गया है। तीसरे स्थान के लिए खेल और फाइनल जो है ये 12 नवंबर 2022 को खेले जाएंगे। और ईडन पार्क का नाम सुना होगा, वहां पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के रग्बी विश्व कप के फाइनल की मेजबानी करने वाला, और ये एक बार फिर से इतिहास रचने वाला है ईडन गार्डन, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, निर्वासित तिब्बत सरकार के नए पीएम कौन बनाए गए हैं। आपको पता होगा दोस्तों, तिब्बत जो एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन अब तिब्बत पर पूरी तरह से चाइना कंट्रोल करता है। लेकिन एक बार फिर से इस निर्वासित तिब्बत में देखिए है क्या, अगर एक्चुअली में आप देखेंगे तो तिब्बत पर चाइना कंट्रोल कर रहा है। जो इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी थी लासा। क्या राजधानी थी, लासा इसकी राजधानी हुआ करती थी। अब तिब्बत जो है निर्वासित जीवन जी रहा है। मतलब अभी आपको पता नहीं होगा ये तिब्बत है कहां पर, और तिब्बत की संसद भारत में है। आपको पता है तिब्बत की संसद कहां पर है दोस्तों, तो भारत में इनको जगह दिया गया है, ठीक है। धर्मशाला जगह नाम सुना होगा, वहां पर इनकी जो है ये संसद बनाई गई। बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर तिब्बती लोगों को स्थान दिया गया। जो दलाई लामा वगैरह का नाम सुनते हैं, उन दलाई लामा भारत में ही रहते हैं, ठीक है, भारत में रहते हैं, ठीक है। तो इस समय निर्वासित जीवन जी रहे हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए, कौन बनाए गए हैं, तो लिख रहा है दलाई लामा, केलसंग दोरजे, पेम्पा शेरिंग या कारामापा थाई दोरजे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहां पर सही उत्तर है पेम्पा शेरिंग। क्या नाम है, सॉरी पेम्पा शेरिंग को हराया गया, ठीक है। एक बार पेम्पा शेरिंग सही है। केलसंग दोरजे को दोस्तों एक से मैं बता दूं आपको, इसके पहले दोस्तों पीएम थी ये, ठीक है, पहले वाला मतलब पूर्व पीएम रह चुके हैं, इसको भी याद रखिए। दलाई लामा दोस्तों ये धर्मगुरु हैं, इनको याद रखिए, ये धर्मगुरु हैं, ठीक है। वर्तमान पीएम जो अभी चुने गए हैं, ये आपका सही उत्तर होगा पेम्पा शेरिंग। और
किनको हरा करके, तो याद रखेगा केलसंग दोरजे को हरा करके पेम्पा सेरिंग ने यह चुनाव जीत लिया है। तो यहां पर जो सही उत्तर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था तो आपको मैं क्लियर करा दिया, समझ में आ गया ना। चलो अच्छे समझते जाओ, तो यहां पेम्पा शेयरिंग हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। करीब 1 महीने के इंतजार। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो चुनाव हुआ ना, ऑनलाइन चुनाव हुआ है, और बड़ा मजा मुझे तब आया ना कि जब मुझे पता चला कि तिब्बत के पीएम के चुनाव जो ऑनलाइन किए जा रहे हैं उसकी ऑनलाइन वोटिंग चल रही है जो है अमेरिका से, मतलब अलग अलग देश, जापान से, चीन से, थाईलैंड से, ठीक है, भारत में पता चला कर्नाटक से, साउथ इंडिया से चल रहा है, ठीक है, और इस तरह के अलग अलग जगहों से दोस्तों ये चल रहा था। तो अभी आपको दिखाता हूं मैं, चलिए पढ़ते पहले। करीब 1 महीने के इंतजार के बाद तिब्बतियों को पेम्पा सेरिंग के रूप में उनका अगला प्रधानमंत्री मिल गया है। पेम्पा सेरिंग को धर्मगुरु दलाई लामा का काफी करीबी माना जाता है। और पेम्पा शेरिंग कहां के रहने वाले दोस्तों, तो याद रखेगा ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, भारतीय व्यक्ति हैं, ठीक है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार के चुनाव आयोग के आयुक्त वांगडू सेरिंग पेशन ने शुक्रवार को ऑनलाइन चुनाव के नतीजों की घोषणा किया। वर्तमान में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोपसंग सांगे का कार्यकाल 26 मई को खत्म होने वाला है। इसी दिन के बाद या इसके बाद पेम्पा सेरिंग जो है ये नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। पेम्पा सेरिंग हमेशा बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की मध्य मार्ग नीति का समर्थन करते रहे हैं। यह चुनाव ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मतदान कराया गया, न्यूजीलैंड में कराया गया, ऑस्ट्रिया में कराया गया, बेल्जियम में कराया गया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, मतलब ये ऐसे देश जहां पर तिब्बती लोग रहते हैं किसी भी तरह के, वो सब चुनाव में हिस्सा लिए थे। नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, ठीक है, स्वीडन, इन सभी जगहों पे दोस्तों, और भारत, इन सभी के सहित भारत के कई हिस्सों में तिब्बती लोगों ने नए प्रधानमंत्री के लिए मतदान किया था। गजब यार, जबरदस्त बात है। तो इसको याद रखेगा, थोड़ा सा एंटी क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझ के रखिएगा। सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, अगर हम बात करें 16 तारीख की, ठीक है, फिलहाल सही उत्तर आपका 16 तारीख है, बता दिया गलती से, ठीक है। तो याद रखिए 16 मई की बात करें तो 16 मई को बहुत सारी चीजें, जैसे 16 मई को प्रकाश दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। 16 मई को दोस्तों डेंगू दिवस मनाया जाता है, ठीक है, डेंगू आपने सुना होगा ना, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। और आपका सिक्किम का स्थापना दिवस, सिक्किम से संबंधित क्या है, 35वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें जो है इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये सब याद रखेगा दोस्तों। तो फिलहाल तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। भारत में हर साल 16 मई को जो है यह दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1975 को राजशाही के लंबे शासन को खत्म करके सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा बना था। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया गया, ठीक है, यह भी याद रखेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल है प्रेजेंट टाइम, उन्होंने सिक्किम को भारत में विलय करने के लिए जो है बहुत सारी जो रणनीतियां बनाई थी और उसको निभाया था। सिक्किम राज्य की स्थापना दोस्तों देखा जाए तो नामग्याल वंश ने 17वीं शताब्दी में सिक्किम राज्य की स्थापना किया था। वर्तमान में सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। क्या है, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। यह चोंग्याल के नाम से जाने जाने वाले बौद्ध पुजारी राजाओं के द्वारा शासित था। 1890 में ब्रिटिश सरकार की एक रियासत इसको बना दिया गया और उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद जाकर के इसको भारत संघ में रखा गया और 1950 के बाद यह भारत गणराज्य में अपना संरक्षित दर्जा भी प्राप्त कर लिया। इसके अलावा दोस्तों डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को और अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है 16 मई को, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 10 सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, थोड़ी सी बातें एडिशनल हैं उनको भी याद रखिए। अगर आप स्टडी 91 पर पहली बार आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, स्टडी 91 पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिया जाता है, केवल करंट अफेयर का नहीं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो वो आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी 91 के ऐप से उसे डाउनलोड करिए और उसके माध्यम से पढ़ाई करिए। इसके अलावा वहां पर अनलिमिटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं, अनलिमिटेड जो है एग्जाम सेट दिए हुए हैं, आप हर तरीके से जाके अपनी तैयारी वहां पर कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट, वीडियो, पीडीएफ और ब्लॉग के सहित वन लाइनर पढ़ने के लिए आप डाउनलोड करिए स्टडी 91। क्यों? क्योंकि स्टडी 91 है तो सब पॉसिबल है, ठीक है। तो जुड़िए हमारे साथ दोस्तों इस मुहिम में और हम लोग करंट अफेयर को एक नई दिशा देते हैं, एक नई उड़ान देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज समाप्त होगी एक मोटिवेशन लाइन से, कह रहा है आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। तो याद रखिए इस लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है।
जो व्यक्ति हारना चाहेगा वो एक बार में हार जाएगा, और जो व्यक्ति जीतना चाहेगा वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो जीत नहीं जाएगा। तो आपको बस खाली इतना याद रखना है कि अगर मुझे सफल होना है, अगर मुझे सफलता की ऊंचाइयों को पाना है, जिस चीज़ के लिए मैंने अपना घर परिवार छोड़ा, जिस चीज़ के लिए मैंने देश दुनिया को त्यागा, उस त्याग के बदले में मुझे मिल क्या रहा है, ठीक है। जिस दिन आप इसके महत्व को जान जाएंगे उसी दिन आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे। विद्यार्थी का एकमात्र कर्तव्य होता है कि वो अच्छे से स्टडी करे, ठीक है। एक एक विषय को पढ़िए, गहनता के साथ पढ़िए और मस्ती मजाक मत करिए, ठीक है। यूट्यूब को मजाक मत समझिए, और यूट्यूब पे हालांकि इतने जरूरत से ज्यादा वीडियोस हो गए हैं कि अब लोगों को मजाक लगने लगा। आप मजाक मत समझिए और मजे में आप अपनी जिंदगी भी मत काटिए। मसालेदार चीजों को पढ़ने में हो सकता है आपको मजा आए, लेकिन वो आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि जैसे मसालेदार खाना हमेशा सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, उसी तरह से मसालेदार वीडियोज आपके परीक्षा के लिए नुकसानदायक है। तो उस पर ज्यादा फोकस मत करिए। जो अच्छे वीडियोज हैं उनको देखिए, जहां से आपको कुछ सीखने पढ़ने को मिल सकता है। यार मेहनत से पढ़ाई करिए, चाहे स्टडी 91 पर, चाहे कहीं भी। जो आपका धर्म है उसे निभाइए, क्योंकि घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है। आपके माँ बाप की बड़ी आशाएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं को दबाओ मत यार। आराम से स्टडी करिए और अच्छे से स्टडी करिए, और तब तक करिए जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती, ठीक है। तब तक आपको लगे रहना है। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।